हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन। आज हम आपके लिए चैप्टर 6 क्लास 10th का इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं। चैप्टर 6 है हमारा ट्राइंगल। तो इस चैप्टर 6 में हम ट्राइंगल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो सारी चीजें मैं बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहां हम ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वहां सिर्फ क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। तो हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलो हम ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन, ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। ट्राइंगल होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं ट्राइंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, लेकिन हमने कभी भी ट्राइंगल की डेफिनेशन नहीं करी। तो आज हम सबसे पहले ट्राइंगल होता क्या है, तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा व्हाट इज ए ट्राइंगल। छोटी क्लासेस में हम ट्राइंगल ट्राइंगल पढ़ते आ रहे हैं, पर हमने आज तक इसके कभी डेफिनेशंस नहीं पढ़ी। तो डेफिनेशंस लिखते हैं। ए क्लोज्ड शेप और फिगर। ए क्लोज शेड और फिगर दैट हैज थ्री straight lines meet at three different points। स्टूडेंट्स, मैंने एक फिगर बनाई, इस पॉइंट्स को मैंने ए बी सी दे दिया। ये है एक ट्राइंगल। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एक क्लोज्ड शेप या फिगर, ये क्लोज्ड है, चाहे आप इसको शेप कह लो, चाहे आप इसको फिगर कह लो। ये थ्री स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी है। लाइन कौन कौन सी है इसमें? एक ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है। और जो तीनों लाइन है वो तीन डिफरेंट पॉइंट्स पर मिल रही है। मतलब ये दो लाइनें ए पे मिल रही हैं, ये दो लाइनें बी पर और ये दो लाइनें सी पर मिल रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ट्राइंगल की डेफिनेशंस। अब हमें समझना है कि जो ट्राइंगल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो अगर हमें ट्राइंगल को कैटेगराइज करना है तो दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या? एक तो जो ट्राइंगल है उनके पास कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। मान लो ये 50 है, मान लो ये 60 है और मान लो ये 70 है। मतलब जो भी ट्राइंगल बनेगा उनके कुछ ना कुछ तीनों पॉइंट्स पे एंगल्स बनेंगे। साथ में जो ट्राइंगल बनेगी, उन जो तीनों लाइन है उनकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल, मान लो ये मैंने 7 सेंटीमीटर ली, मान लो मैंने 8 सेंटीमीटर ली, मान लो मैंने 9 सेंटीमीटर ली, या कुछ भी इनकी लेंथ हो सकती है। 7 7 7 भी हो सकती है, 9 9 9 तीनों हो सकती है, या फिर ये 7 ये 7 ये 8 हो सकती है। जो हमारे पास लाइनें होंगी ट्राइंगल की, जो साइड्स होंगी, उनकी कुछ ना कुछ लेंथ डेफिनेटली होगी। तो जो अगला क्वेश्चन हमारे पास बनने जा रहा है वो बनेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो स्टूडेंट्स, जो अगला टॉपिक मैं करने जा रहा हूं वो है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। लुक स्टूडेंट्स, जो ट्राइंगल्स हैं वो बेसिकली टू टाइप्स में जाएंगे। कैसे? एक टाइप्स जाएगा अकॉर्डिंग टू एंगल और एक टाइप्स जाएगा अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास ट्राइंगल है वो दो तरह के जाएंगे। कैसे? एक जाएंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स और एक जाएंगे अकॉर्डिंग टू एंगल्स। जो हमारे ट्राइंगल है वो दो हिस्सों में बंटने वाले हैं। एक तो साइड्स के हिस्से में बटेंगे और एक एंगल के अकॉर्डिंग। अब जो साइड्स के अकॉर्डिंग है वो कितनी तरह के होंगे हमारे जो ट्राइंगल? वो स्टूडेंट्स तीन तरह के होंगे। और जो एंगल के अकॉर्डिंग होंगे वो कितनी तरह के होंगे? वो भी तीन तरह के होंगे। फिर हम वो तीनों जो टाइप्स हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले देखते हैं साइड के अकॉर्डिंग। देखो स्टूडेंट्स, एक जिसकी तीनों साइड्स इक्वल आ जाए, मैं इसकी डेफिनेशंस
एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम आपको आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ टाइप्स लिख लेते हैं। नंबर 1 इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है। नंबर 2 जो बनेगी जिसकी दो साइडें इक्वल आ जाए और तीसरी इक्वल ना आए, वो हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। और जिसकी तीनों ही साइडें डिफरेंट आ जाए वो हमारी स्केलेन ट्राइंगल बनेगी। इन तीनों टाइप्स की ट्राइंगल्स को हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी सिर्फ मैंने ट्राइंगल्स को अकॉर्डिंग टू साइड बताया है। एक इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड इक्वल, एक आइसोसेलेस जिसकी दो साइड इक्वल तीसरी डिफरेंट होगी, और स्केलेन में तीनों ही साइडें डिफरेंट आएंगी। तो साइड के अकॉर्डिंग ये तीन तरह की होती हैं। अब एंगल के अकॉर्डिंग जाहिर सी बात है, साइड्स हमने कर लिया कि अगर ये तीनों ही डिफरेंट साइड है तो स्केलेन में जा रही है। अब अगर एंगल कौन कौन से एंगल में रखूं जिससे नाम ट्राइंगल का चेंज होगा, तो स्टूडेंट्स पहली जो बनेगी ट्राइंगल को बनेगी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सी बनेगी, जिसके एंगल तीनों एंगल, मतलब ये जो तीनों एंगल है, अगर ये तीनों के तीनों एंगल 90 से कम है, 90 से छोटे हैं, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगी। लेकिन अगर किसी भी एक ट्राइंगल का जो एंगल वो 90 आ गया, किसी भी एक ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल 90 आ गया, तो वो बनेगी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स अगर 90 से कम हुए एंगल तो हमारी एक्यूट बनेगी, कोई भी एक एंगल 90 का हो गया तो राइट एंगल बनेगी, ये आप पढ़ते आ रहे हो। अगर कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा हो गया, जैसे 100 का हो गया, 120 का हो गया, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी सिर्फ हम नाम लिख रहे हैं। अगर कोई भी एक एंगल हमारा 90 से ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स ये है, थोड़ा सा हमने ट्राइंगल के बारे में बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले व्हाट इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल होता क्या है। एक क्लोज्ड शेप और अ फिगर, एक क्लोज्ड शेप या फिगर होनी चाहिए, तीन डिफरेंट स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनती है, और वो जो तीनों लाइन है वो तीन डिफरेंट पॉइंट्स पर मीट करते हैं। अगर इस तरह की आप डेफिनेशन आपको याद हो जाए तो एक आपके पास जो शेप बनेगी, फिगर बनेगी, वो ट्राइंगल की बनेगी। फिर क्वेश्चन आता है कि जो ट्राइंगल्स है हमारे पास वो कितनी तरह के होते हैं। तो ट्राइंगल्स को बेसिकली दो तरह में बांटा जाता है, एक अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड मतलब 7, 8, 9, या तो ये तीनों डिफरेंट होंगी, अगर ये तीनों डिफरेंट तो स्केलेन बनेगी। अगर ये दो, ये भी 7 ये भी 7 आ जाए, ये 8 है, तो फिर ये आइसोसेलेस जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, और तीनों साइडें अगर इक्वल आ जाए तो वो इक्विलेटरल। सेम इधर जो दूसरी एंगल के अकॉर्डिंग बनेगी, अगर ये तीनों एंगल 90 से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगी। पर इनमें से अगर कोई भी एक एंगल 90 का आ गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है ए बी सी, अब ये जो बी है ये 90 का आ गया तो राइट एंगल बनेगी। तीसरी, अगर कोई भी एक एंगल, मान लो ये आ गया हमारे पास 100 का, ये आ गया 40, ये आ गया 40, तो इस ट्राइंगल का जो ए है वो 100 आ गया, मतलब 90 से बड़ा आ गया, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। तो स्टूडेंट्स इतना आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम साइड के अकॉर्डिंग फर्स्ट ट्राइंगल पढ़ते हैं। साइड के अकॉर्डिंग फर्स्ट ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज ए ट्राइंगल विच हैज थ्री साइड्स और इक्वल। ऐसे ट्राइंगल जिसके पास तीनों साइड इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राइंगल बनाई ए बी सी, अब इसकी तीनों की तीनों साइडें क्या है, ए, लेट्स सपोज मैंने ए लिया 6, तो ये भी ए कितना होगा 6, और ये भी ए कितना होगा 6, तो इसकी तीनों की तीनों साइडें स्टूडेंट्स क्या है, इक्वल हैं, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अभी आगे हम इसका पैरामीटर और इसका
एरिया भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे पहले मैं आपको जो सेकंड नंबर की है उसको बता देता हूँ। जो सेकंड नंबर पे है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, तो इसकी भी हम छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज ए ट्राइंगल which has any two sides are equal। तो स्टूडेंट्स मैं इसका आपको डायग्राम बना देता हूं। मैंने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में ए बी सी, स्टूडेंट्स ये साइड है हमारे पास ए और ये इसके इक्वल है, तो इसको भी मैं ए ले लेता हूं। ये साइड में 5 ले लेता हूं, तो ये भी साइड कितनी होगी 5। ये साइड डिफरेंट है, इसको मैं यहां से लेकर यहां तक 8 कर देता हूं आपके लिए। क्यों? क्योंकि 5 इक्वल है पर 8 इक्वल नहीं है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें इक्वल आए और तीसरी अनइक्वल आए, मतलब इनके इक्वल ना आए, तो वो हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। अब मैं आपके लिए एक तीसरी तरह की ट्राइंगल ले रहा हूं जो कि हमारे पास तीनों साइडें डिफरेंट होंगी, तो उसको हम बोलते हैं स्केलन। स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल, इसकी भी हम छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज ए ट्राइंगल which has three sides are different। तीनों की तीनों साइडें क्या होंगी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ए बी सी, ये बी और ये सी, इसकी तीनों की तीनों साइडें क्या है, मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ 2, मैं बी ले लेता हूँ 3 और सी ले लेता हूँ 5। तो तीनों की तीनों साइडें क्या है डिफरेंट है, तो जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट आ जाए उसको हम स्केलर ट्राइंगल कहते हैं। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए कि जो तीनों ट्राइंगल हैं इसका आपको एरिया कैसे निकालना है, पैरामीटर कैसे निकालना है। वैसे तो आपको इनकी अब आने वाले टाइम में आगे बहुत कम जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ाने वाला हूँ जो कि थोड़ा सा चैप्टर से मिलता जुलता भी है और थोड़ा सा चैप्टर से हटकर है। इसका एरिया क्यों निकालना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब हम सिमिलैरिटी का केस करेंगे और कंग्रुएंट का केस करेंगे तो वहां पर एरिया की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए तो उसका एरिया कैसे निकालोगे। 10th में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां इनका एरिया निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं पैरामीटर। जो पैरामीटर है कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि ट्राइंगल का पैरामीटर कैसे निकालना है। सिंपल किसी भी शेप, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागोनल हो, हेक्सागोनल हो, ट्राइंगल हो, किसी भी शेप का अगर आपको पैरामीटर निकालना है तो बस उसकी साइड्स को सम कर दो, क्योंकि जो बाउंड्री होती है किसी भी शेप की उस बाउंड्री को ही हम पैरामीटर कहते हैं। तो पैरामीटर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल में कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, 3 बार साइड, मतलब साइड क्या है ए ए ए, तो ये हो जाएगा 3a। तो इक्विलेटर के केस में जो पैरामीटर निकलता है वो हमारा 3a निकलता है, नहीं तो आप 3 इंटू साइड भी लिख सकते हो। पैरामीटर निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब इक्विलेटर के केस में एरिया कैसे निकालोगे आप, तो एरिया के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। चाहे तो आप ये लिख लो या डायरेक्ट आप लिख सकते हो √3/4a²। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल के केस में एरिया निकालने का। मैं यहाँ पे आपको बता दूं जो √3 की वैल्यू होती है वो डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए, 1.73 इसकी वैल्यू होती है। इसको आपको हमेशा ओरली याद रखना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो जिसकी तीनों साइड इक्वल आ जाए, अगर इसका पैरामीटर को मांग ले तो 3 इंटू ए या 3 इंटू साइड कर दो और इसका एरिया मांग ले तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब हम चलने वाले हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की तरफ। अब जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है हमारे पास उसका अगर आपको पैरामीटर निकालना है तो बहुत आसान है। पैरामीटर के लिए मैंने अभी अभी आपको क्या बताया,
पैरामीटर के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया है, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, साइड प्लस साइड प्लस साइड, और साइड दो साइड तो इसमें इक्वल है, a प्लस ए, और जो दूसरी है वो डिफरेंट है, तो हम इसमें 2a प्लस b पैरामीटर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। 2a मतलब कोई भी दो साइड इक्वल होंगी, जो भी दो साइड इक्वल होंगी उसको 2 इंटू करना, और b जो हमारे डिफरेंट साइड होंगे। इसका एरिया, अब इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो इसको आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी हाइट पता होनी चाहिए। अब हाइट पता करने के लिए हम, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दूं, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दिया और ये परपेंडिकुलर BC को मिड से काटेगा, मतलब इधर भी 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम मैं D मान लेता हूं, तो मैं यहां एक छोटी सी लाइन लिख सकता हूं, AD is perpendicular to BC, मतलब जो AD है वो BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, और साथ में मिड पॉइंट भी बन रहा है। अगर कोई भी एक 90 डिग्री का आ जाए तो वहां हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस को। तो पाइथागोरस हमारे पास होती है, उस पाइथागोरस को मैं समझाऊंगा, अलग से समझाऊंगा, यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। चलो हम यही ट्राई करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने जो आधी कट की है, पहले मैं एरिया लिख देता हूँ आपके लिए। एरिया कैसे निकालते हैं अगर आइसोसेलेस का केस में, ये h होता है हमारे पास, अगर ये हमें पता हो तो एरिया निकालते हैं हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब अगर मैं एरिया की बात करूं तो हाफ इंटू बी इंटू एच, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, और हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। स्टूडेंट ये वाला जो पार्ट है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल आ रही है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल को मैं अभी इस केस को कंप्लीट कर दूं, फिर मैं इसको कंप्लीट करूंगा आपके लिए डेफिनेटली विद एग्जांपल। मैं इसका एरिया पैरामीटर सब निकाल के आपको दिखाऊंगा। पहले आप स्केलन समझ लें। स्केलन के केस में अगर आपको पैरामीटर निकालना है तो सिंपल है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, साइड तीनों ही डिफरेंट है, तो मैं a प्लस बी प्लस सी, तो p निकालने का फॉर्मूला मेरे पास है a प्लस बी प्लस सी, यहां से क्या निकलेगा मेरे पास p। वही स्केलन है, स्केलन का एरिया निकालने के लिए हमें 9th क्लास में हमने हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, उस हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपको हीरोन्स फॉर्मूला, वैसे तो 9th में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं, और ये होता है रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये इस फॉर्मूले से हम एरिया निकालते हैं। अब स्टूडेंट का कहना है सर ये s क्या है, अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका ये क्वेश्चन होगा ही नहीं मेरे पास कि s क्या है, फिर भी मैं आपको s बता देता हूँ। s होता है हमारे पास सेमी पैरामीटर, मतलब पैरामीटर का आधा। अगर आपने p निकाल लिया, एग्जांपल के लिए p 30 आया, या ये देख लो p कितना आएगा 10 आएगा p, तो s आएगा 10 का आधा मतलब कि 5। तो s निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है p/2, तो यहां से हम s निकाल सकते हैं। मतलब अगर पैरामीटर हमें निकालना है साइड प्लस साइड a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, पैरामीटर जितना आएगा उसका आधा कर देंगे तो हमारे पास s मिल जाएगा, और s को हम यहाँ भर देंगे क्योंकि a b c हमारे पास ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो a है हमारे पास 2, b है हमारे पास 3, c है हमारे पास 5, और p इसको प्लस करके आएगा 10, तो s आएगा 5। तो स्टूडेंट्स इसका यूज करके हम एरिया निकाल सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे आके रुक गया था कि हम इस h में, अगर मैं पाइथागोरस, अगर आपने स्टूडेंट ध्यान से पढ़ा है तो पाइथागोरस में अगर ये साइड 5 हो, ये साइड 4 हो, तो ये हाइट डायरेक्ट हम 3 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मैं इन तीनों ट्राइंगल का पैरामीटर और एरिया आपको निकाल के दिखाऊंगा एक एक एग्जांपल के साथ, तो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स मैंने इन सबका आपके लिए एक एक एग्जांपल तैयार किया है जिसको मैं पैरामीटर और एरिया दोनों निकाल कर बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये वाले केस करने वाले थे और इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो सुनो, इसमें से अगर मैं कट कर लूं, तो यहाँ हो गया A, यहाँ हो गया D और यहाँ हो गया C। अब ये वाली जो साइड है कितनी है 5, ये वाली साइड
देखो टोटल तो 8 थी लेकिन मैंने आधी ली है तो ये हो जाएगी 4। और ये वाली साइड को मैं एच मतलब परपेंडिकुलर, इसको मैं निकालूंगा। यहाँ यूज करने वाला हूँ मैं पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमने बहुत बार पढ़ी है, 8th में 9th में पढ़ी है, 10th में भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस जो थ्योरम है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है जिसका एक एंगल 90 का हो। वैसे तो हम अभी एंगल वाला जो टॉपिक है वो इसके बाद आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी समझा देता हूँ क्योंकि हाइट की जरूरत पड़ रही है मुझे इसका एरिया निकालने के लिए। कुछ बच्चों को इसका एरिया निकालना ही नहीं आता, अगर हाइट गिवन नहीं है तो हाइट कैसे निकालनी है तो वही बता रहा हूँ। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग तो ये वाली साइड होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं इसे। ये वाली जो साइड है इसको बोलते हैं बेस, बी से डिनोट करते हैं इसे। और ये वाली जो साइड है स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं हम या तो परपेंडिकुलर, इसको हम पी से डिनोट करते हैं या फिर हाइट एच से भी डिनोट कर लेते हैं। आप इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, इसको मैं आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक को। फिलहाल पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब DC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे सॉरी इक्वल आएगा और AD का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC मुझे दे रखा है 5 का स्क्वायर, BC मुझे दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस ये मुझे निकालना है, मैं h का स्क्वायर ले लेता हूँ। ये हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 16 प्लस h स्क्वायर, 16 को इधर ले आऊँ मैं तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू h स्क्वायर। इधर आएगा 9h स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर h स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो h यहाँ पे मेरे पास 3 निकल के आ गया। तो h कितना आ गया 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये था h, ये कितना आ गया 3। अब मेरे पास इस पूरी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी बताया कि इसका जो पैरामीटर निकालेंगे वो आइसोसेलेस है। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला 2a प्लस b लगाने वाला। 2a a कितना है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, 5 प्लस b कितना है 8, ये हो जाएगा 10 प्लस 8। तो इसका जो पैरामीटर निकल रहा है वो निकल रहा है 18। स्टूडेंट्स इसका पैरामीटर हमें मिला है 18। अब हमें इसका निकालना है एरिया, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। याद रखो ABC पूरे का लेना है। जब मैं पूरे का लूंगा तो मेरे पास जो पूरे का बेस है जो BC है वो 8 है ना कि 4 है, क्योंकि 4 तो मैंने पाइथागोरस में लगाया था। और इसका जो h है वो मैंने अभी भी कितना निकाला है 3 निकाला है। और मुझे एरिया के लिए क्या चाहिए, मुझे एरिया के लिए चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि मेरे पास हाफ भी है, बेस पूरा 8 भी है और हाइट 3 भी। अगर इस 2 से इसको कैंसिल करूं तो 4, तो मेरे पास एरिया आ गया 4 इंटू 3, तो एरिया है 12 यूनिट स्क्वायर। जहां में कुछ नहीं दिया होता हम अपनी तरफ से वहां पर यूनिट स्क्वायर लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना आपको सिखाया है। कुछ नहीं दिया मैंने, मुझे 2 इक्वल साइड्स दी हुई हैं, बेस दिया हुआ है, बेस का मैंने आधा किया क्योंकि मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा है। ये साइड जो दे रखी है ये हाइपोटेन्यूस में जाएगी, चाहे आप इधर की ले लो चाहे आप इधर की ले लो, ये h बन गया। बेस टोटल नहीं लेना, हाफ लिया है तो हाफ लेना 4, और पाइथागोरस का यूज करके आपने h3 निकाल लिया, h का हाइट मैंने दोबारा आपके लिए ड्रॉ किया है, हाइट है 3 बेस है 8, मैंने इस फॉर्मूले में रखा है 12 यूनिट स्क्वायर आपके लिए। इस ट्राइंगल का एरिया निकल चुका है। अब हम बात करने वाले हैं इसका। ये है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल के लिए मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, मैंने बताया जो पैरामीटर है वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 3a, तो p हो जाएगा 3 इंटू a कितना है 10, चाहिए ये कुछ भी ले लो, तो इसका पैरामीटर आपके पास 30 आ गया है। एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था √3 4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, √3 इंटू a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर ओवर 4। स्टूडेंट्स √3 की वैल्यू मैंने इंटर में अभी भी लिखी थी, इसकी होती है 1.73 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100 ओवर 4। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आएगा 173 इंटू 100 ओवर 4 इंटू 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, चाहो तो आप इसको डिवाइड कर दो, तो आपके लिए जो एरिया आ रहा है इसमें अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो ये आएगा 4 4 जा 16, 1 3 4 3 जा 12, पॉइंट 4 2 जा 8 और 5 20। तो ये हमारे पास एरिया आया है किसका, इस वाले ट्राइंगल का। इसका एरिया पैरामीटर हमने
3a का रूल लगाया है एरिया के लिए, √3/4 a का स्क्वायर लगाया है, ये आ गया। अब हम चलते हैं स्केलर में। स्केलर 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसका पैरामीटर भी निकालना सीखा है, सेमी पैरामीटर भी सीखा है और इसका एरिया भी सीखा है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मैं इसका पैरामीटर निकालूंगा और पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला मेरे पास a + b + c है। तो p हो जाएगा 4, इसको मैं a ले लेता हूं, इसको मैं b ले लेता हूं, इसको मैं c ले लेता हूं। 8 + 6 तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। तो मेरे पास पैरामीटर 18 आया है और s आएगा पैरामीटर का आधा, मतलब 18 का आधा, तो ये आ गया 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास पैरामीटर आ चुका है 18, तो मैं साइड में लिखूंगा a, b, c और s, क्योंकि इसका यूज करने वाला हूँ मैं। 4, 8, 6 और 9। अब हेरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया है हमारे पास s, s - a, s - b, s - c। स्टूडेंट्स इसका जो एरिया है हमारे पास s कितना दे रखा है हमें 9, 9 - a है हमारे पास 4, 9 - b है हमारे पास 8, 9 - c है हमारे पास 6। तो जो एरिया आने वाला है वो आने वाला है 9 इंटू 9 में से 4 जाएंगे तो 5, इंटू 9 में से 8 जाएंगे तो 1, इंटू 9 में से 6 जाएंगे तो 3। तो एरिया हमारे पास, इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो 3 × 3 इंटू 5 × 3, जिसके पेयर बनते हैं रूट से बाहर आ जाता है। तो एरिया हमारे पास आ रहा है 3√15 यूनिट स्क्वायर। तो ये है हमारे पास एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। आप चाहो तो √15 की वैल्यू बाहर निकालकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एरिया निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड। अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रायंगल को अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स हमने ट्रायंगल्स को अकॉर्डिंग टू साइड पढ़ लिया है, अब हम ट्रायंगल को पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो अकॉर्डिंग टू एंगल्स छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा आपको। 3 तरह के हमारे पास ट्रायंगल हैं, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन करी थी आपको। पहले नंबर की जो है वो है एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जो दूसरी तरह की है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और जो तीसरी तरह की है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट है एक्यूट, उसके थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इट इज ए ट्रायंगल which has 3 angles less than 90। मतलब जो 3 के 3 एंगल्स हैं वो 90 से छोटे हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया ए बी सी। अब इसका जो ए है ये 60 का ले लो, बी 50 का ले लो और सी 70 का ले लो। तो इट इज अ ट्रायंगल व्हिच हैज 3 एंगल्स। 3 एंगल्स मतलब चाहे ए हो बी हो सी हो, वो लेस देन 90 के आ रहे हैं। अगर आपके ए बी सी तीनों के तीनों एंगल 90 से कम आए, इसका मतलब वो ट्रायंगल हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। ए जो है हमारा वो 60 डिग्री है जो कि लेस देन 90 है। एंगल बी है ये 50 डिग्री है जो कि लेस देन 90 है। एंगल सी जो है वो 70 है और ये भी लेस देन 90 है। अगर ये केस आता है कि तीनों के तीनों एंगल 90 से छोटे हैं तो डेफिनेटली इट इज, या इट की जगह आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पे ऑब्ट्यूज। अगर इसका कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा चला जाए, तीनों तो नहीं जा सकते क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 भी आना चाहिए। तो कोई भी एक एंगल, चाहे वो ए हो बी हो या सी हो, अगर वो 90 से बड़ा चला जाता है तो वो ऑब्ट्यूज होगा। तो हम इसके डेफिनेशन लिखने वाले हैं। इट इज ए ट्रायंगल व्हिच हैज एनी वन एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। अगर कोई भी एक एंगल राइट एंगल मतलब 90 डिग्री से अगर बढ़ा जाता है तो ऑब्ट्यूज होगा। मैं शेप बना के बता देता हूँ इसको।
ये दिया मैंने ए, ये दिया मैंने बी और ये दिया सी। ए मैंने 100 का दे दिया और ये 40 का दे दिया, ये भी 40 का दे दिया। तीनों का सम करो 180 आ रहा है। और ए एंगल कंडीशन क्या है, कोई भी एक एंगल, तो हम देख सकते हैं एंगल ए जो है वो 100 है और जो कि ग्रेटर देन है किससे, 90 से। तो हम देखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्राइंगल एबीसी है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। अब फाइनली हमारे पास थर्ड तरह की है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल से आपको समझ आ रहा होगा, कोई भी एक एंगल अगर आपका 90 के इक्वल आ जाए, आइदर 1 2 3 ए बी सी कुछ भी, अगर आपका 90 से बड़ा आ जाए तो वो राइट एंगल होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज ए ट्राइंगल which has any one angle is equal to right angle means 90। अगर ऐसे ट्राइंगल जिसके पास कोई भी एक एंगल 90 का हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की, इसको मैंने ए बी सी किया और यहाँ पे इसको मैंने 90, इसको मैंने 45, इसको मैंने 45। सम देखो 180 है, सम 180 है, लेकिन इसमें कोई भी तीनों में से एक एंगल के 90 है जी हाँ। तो हम लिखेंगे एंगल जो बी है वो 90 है, जो कि इक्वल टू है किसके, राइट एंगल के। अगर वो राइट एंगल के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ट्राइंगल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ा। ट्राइंगल होते क्या है, ट्राइंगल के पास 3 स्ट्रेट लाइन होती है, 3 डिफरेंट पॉइंट्स को मीट करते हैं, ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल 2 तरह के कैटेगरीज में जाता है, एक अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। मैंने साइड्स के अकॉर्डिंग भी 3 तरह की बता दी थी आपको, अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल, अगर 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, और तीनों साइड डिफरेंट है तो हमारे पास स्केलन बनेगा। उसके बाद मैंने आपको तीनों के पैरामीटर निकालना सिखा दिया, मैंने आपको तीनों के एरिया निकालना बता दिया, साथ के साथ मैंने राइट एंगल ट्राइंगल का भी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी निकालना आपको बता दिया था, पाइथागोरस भी मैंने साथ साथ बता दिया। और दूसरे नंबर में मैंने अकॉर्डिंग टू एंगल्स ट्राइंगल को एक्सप्लेन किया कि एंगल्स के अकॉर्डिंग, एंगल के हिसाब से हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो 3 हिस्सों में बंटते हैं। नंबर 1 एक्यूट, अगर उसके तीनों एंगल का सम तो बनने ही रहेगा, तीनों एंगल अगर ए बी सी 90 से छोटे हैं, ए भी छोटा है, बी भी छोटा है, सी भी छोटा है, इसका मतलब वो एक्यूट एंगल में जाएगी। ऑब्ट्यूज के लिए मैंने आपको बताया है कि कोई भी एक एंगल, कॉमन सी बात है, एक ही एंगल बढ़ा जाएगा, आप कहो बी भी बड़ा चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका सम भी हमें ध्यान में रखना है, सम 180 होना चाहिए। तो कोई भी तीनों में से एक एंगल 90 से अगर बड़ा चला जाता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और अगर 90 के इक्वल आ जाता है, 90 एंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, सॉरी राइट एंगल कहते हैं। अगर कोई भी एक एंगल राइट एंगल बन जाता है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एंगल्स के बारे में। अब हम आगे सिमिलैरिटी एंड कंग्रुएंट पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स हमने अभी भी सारे केस ट्राइंगल के पढ़े हैं। एक केस है पाइथागोरस, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया था, चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पाइथागोरस को समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगती है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में। जो तुम्हें समझना है इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 का हो। पाइथागोरस थ्योरम में समटाइम्स हमें बेस नहीं दिया होता, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया होता है, समटाइम्स हमें बेस और परपेंडिकुलर दिया होता है, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया होता। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको 3 एग्जांपल इसके कराने वाला हूं, तो ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट्स ये सबसे बड़ी साइड है, इसको बोलते हैं कैपिटल एच, जो मैं अभी आपको बता रहा था, पूरा नाम इसको हाइपोटेन्यूज। ये होता है हमारे पास बी, बी मतलब बेस ऑफ द ट्राइंगल। और इसको क्या क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, ये वैसे डिनोट क्या करते हैं परपेंडिकुलर से, और इसका नाम क्या क्या है, एक इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, एक इसका नाम होता है एल्टीट्यूड, एक इसका नाम होता है हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो इन 3 चीजों से इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, हाइट ऑफ द ट्राइंगल भी कहते हैं।
और इसको डिनोट करते हैं हम टी से। इसको बेस ऑफ द ट्राइंगल, बेस ऑफ द ट्राइंगल, बेस मतलब जिसपे कोई भी ट्राइंगल स्टैंड है, खड़ी हुई है। अगर इस ट्राइंगल को मैंने ऐसे रखा है तो इसका मतलब बीसी जमीन से टच है, इसलिए बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस कौन था? पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था। वो उसने क्या कहा कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी ट्राइंगल की, उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो बाकी की जो दो साइडें हैं उन दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब प्लस भी करूंगा और दोनों साइडों का सम करूंगा, उसके इक्वल आएगा। एग्जांपल के लिए इसको समझ लो, आपके पास ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की हाइट हो गई, और ये हम सीढ़ी लेकर आए, और बिल्डिंग से सीढ़ी के जो फुट है वो मैंने सी पर रखा, तो इस बिल्डिंग की जो भी हाइट है उसका स्क्वायर, जो जितनी दूर मैंने सीढ़ी को रखा उसका स्क्वायर, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो उतनी लंबी सीढ़ी निकलेगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो AC है उसका स्क्वायर इक्वल होता है BC का स्क्वायर और इक्वल होता है AB का स्क्वायर। इसमें AC कौन है? H स्क्वायर, और BC कौन है? B स्क्वायर, और AB कौन है? P स्क्वायर। ये है हमारे पास पाइथागोरस ट्राइंगल में फॉर्मूला जो यूज होना है। अब मैं आपको तीन डिफरेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम डील करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ की, और मैंने ABC, यहां पर मैंने 5 इसकी हाइट दी है और 12 इसका बेस दिया है, और मैंने ये आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए दे दिया। दूसरे केस में स्टूडेंट, मैंने एक पाइथागोरस ट्राइंगल ड्रॉ की, मैंने ABC, स्टूडेंट्स इसको मैं 17 ले लेता हूं, इसको मैं 15 ले लेता हूं, और इस बार आपको P फाइंड करना है। और यहीं मैं आपको तीसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें मैंने इसको ABC, इस बार मैंने आपको इसको 25, इसको 24 और इस बार बेस निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको तीन डिफरेंट एग्जांपल दिए हैं। ये आपको मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल 1 दिया है, अपनी तरफ से मैंने आपके लिए एग्जांपल 2 दिया है, और ये अपनी तरफ से मैंने एग्जांपल 3 दिया है। क्या डिफरेंट है इसमें? इसमें परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। पाइथागोरस का रूल लगाकर ये तीनों चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है, तो ध्यान से देखेंगे। और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग H स्क्वायर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, H स्क्वायर तो मुझे निकालना ही है, B दे रखा है मुझे 12 का स्क्वायर, P दे रखा है मुझे 5 का स्क्वायर, और H को मैंने x माना है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का 25 होता है, 169, x स्क्वायर 169 होता है, 13 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, और x कितना आ गया 13, तो h कितना आ गया मेरे पास 13। तो पाइथागोरस का रूल लगाया मैंने, परपेंडिकुलर और बेस का यूज करके मैंने h निकाल दिया। इसमें मुझे यूज करना है पाइथागोरस, इसमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आप b आगे p आगे रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि b ही आगे रखना है, ऐसा कुछ नहीं है कि b आगे रखना है। h स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसमें हमें h दिया हुआ है तो यहां पर मैं h की जगह 17 रख दूंगा, और परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, और बेस मुझे 15 दिया हुआ है। 17 का स्क्वायर होता है 289 x स्क्वायर, और 15 का होता है 225, 289 225 इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 4 6 0, x स्क्वायर 64 होता है 8 का स्क्वायर, x स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x आ गया 8, और x कौन था? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इस केस में आ चुका है 8। स्टूडेंट्स इसमें मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, मुझे बेस निकालना है, पाइथागोरस का यूज करूंगा मैं, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h दे रखा है 25 का होल स्क्वायर, p दे रखा है मुझे 24 का होल स्क्वायर,
प्लस बी, बी मतलब एक्स स्क्वायर। 25 होता है 625 और 24 होता है 576 एक्स स्क्वायर। इसको मैं इधर लेकर आऊंगा, 25 माइनस 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 15 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 9, 11 में से 7 जाएंगे तो 4 और 5 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 49 होता है 7 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स की वैल्यू आ चुकी है 7 और एक्स क्या था बेस, तो हमारे पास बेस आ चुका है 7। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होता है, एक हाइपोटेन्यूस होता है जिसके स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मैंने 3 डिफरेंट एग्जांपल से, एक बार मैंने h निकालना बताया, एक बार मैंने p और एक बार मैंने b। तो स्टूडेंट्स ये है पूरी पाइथागोरस, इसको आप अच्छे से क्रैमिंग कर लें, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें और जल्दी से वीडियो को पॉज करें, हम आगे क्या करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलर फिगर्स एंड कंग्रुएंट फिगर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सरसाइज 7.1 में पूरा काम आने वाला है। सिमिलर फिगर्स और कंग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। सिमिलर फिगर्स में स्टूडेंट्स कोई भी दो शेप मैंने आपको दी, लेट्स सपोज 2 सर्कल दिए मैंने आपको, दोनों के दोनों सर्कल क्या है दिखने में सेम। अब दिखने में अगर कोई भी चीज सेम हो तो इसका मतलब साफ है कि वो सिमिलर है, लेकिन कंग्रुएंट के लिए जरूरी है कि सिमिलर साइज भी हो। सिमिलर साइज मींस सिमिलर एरिया, मतलब सेम एरिया होना चाहिए और दिखने में भी सेम होना चाहिए, तो वो कंग्रुएंट होगा। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सिमिलर फिगर्स, फिगर्स ले सकते हो आप या फिर शेप ले सकते हो। सिमिलर शेप्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम छोटा सा एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। सिमिलर फिगर्स और shapes are the figures or shapes which have same shapes and not necessarily size। स्टूडेंट्स ऐसी फिगर जो दिखने में तो सेम है पर जरूरी नहीं कि उनका साइज भी सेम हो। साइज मतलब क्या, साइज मतलब एरिया। कैसे देखो, मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं। देखो ये सर्कल है, इसका रेडियस है 5, इसका रेडियस है 7। ये दोनों के दोनों सर्कल दिखने में तो सेम है, सर्कल है गोल है, दिखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका एरिया अगर मैं दोनों का एरिया निकालूं तो डिफरेंट आएगा। तो ये दोनों जो सर्कल हैं वो सिमिलर फिगर हैं। क्यों, क्योंकि हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइज सेम आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। देखो एक मैंने स्क्वायर लिया, दूसरा मैंने स्क्वायर लिया, इसकी साइड 10 10 10 10 और इसकी साइज भी 10 10 10 10। देखो ये जो ए बी सी डी है और पी क्यू आर एस है। पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया, दोनों सर्कल दिखने में सेम है, इसका मतलब ये सिमिलर है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेम शेप होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि एरिया भी सेम हो, मतलब साइज भी सेम हो। साइज नहीं भी होगा तो भी सिमिलर होगा, साइज सेम होगा मतलब एरिया सेम होगा तो भी वो सिमिलर हो सकता है, जैसे कि मैंने कर लिया। इसमें क्या है, दोनों दिखने में सेम है क्योंकि स्क्वायर है, साइडें सेम है, दिखने में भी सेम है ये दोनों स्क्वायर, और एरिया भी अगर मैं इनका निकालूं तो इसका एरिया भी 100 आएगा और इसका एरिया भी 100 आएगा, एरिया भी सेम है। अगर दिखने में भी सेम हो, साइज भी सेम हो, तो इसका मतलब ये फिगर भी सिमिलर है। और अगर दिखने में सेम हो, साइज सेम ना हो, तो भी दो ऑब्जेक्ट सिमिलर हो। सिमिलर के लिए जरूरी है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो, कि दिखने में दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। अब मैं छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूं।
इसको हम सर्कल फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सर्कल सेकंड मान लेते हैं। हम लिखेंगे सर्कल्स फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम। दिखने में क्या है? सेम, बट देयर साइज इज नॉट सेम। इन दोनों का साइज सेम हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, शेप दिखने में सेम होनी चाहिए तो सिमिलर होगी। तो हम कह सकते हैं सर्कल फर्स्ट एंड सेकंड आर सिमिलर फिगर्स। स्टूडेंट्स, एक तो है कि शेप सेम है, सिमिलर है। एक होगा शेप सेम है, साइज भी सेम है, तो भी वो सिमिलर होगा, क्योंकि नॉट नेसेसरली कि साइज भी उनका सेम आए। आ जाता है तो अच्छी बात है। मैं इसका लिख देता हूं स्क्वायर ए बी सी डी एंड स्क्वायर पी क्यू आर एस आर सेम इन शेप एंड सेम इन साइज। दिखने में भी सेम है, साइज भी सेम, मतलब एरिया भी सेम है। हेंस वी कैन से दैट दे आर सिमिलर फिगर्स। मतलब अगर मोटा मोटा कहा जाए तो दो शेप जो दिखने में सेम हो, सिमिलर है, चाहे उनका एरिया सेम हो या ना हो। और दो शेप जो दिखने में सेम है और एरिया भी, साइज भी सेम आ जाए तो भी वो सिमिलर है। यही मैंने डेफिनेशन में लिखी है। थोड़ा सा सिमिलर के बारे में और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ समझाने की। तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लूं। सेम शेप का मतलब क्या होता है और सेम साइज या डिफरेंट साइज का मतलब क्या होता है, तो इसको पढ़ेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेम शेप का मतलब क्या है। सबसे पहले हम सेम शेप पर निकालें। देखो, कोई भी दो फिगर दी मैंने आपको, अगर उनकी साइड्स का रेशियो सेम आता है तो वो सेम शेप है। कैसे? देखो, मैंने एक रेक्टेंगल लिया पी क्यू आर एस, मैंने ये वाली साइड ली 7, ये ले 2, ये 7 और ये ले 2। मैंने एक और रेक्टेंगल लिया ए बी सी डी, मैंने इधर इसकी साइड 14 4 14 4 ये लिया। मैंने दो रेक्टेंगल लिए हैं, इनकी साइड्स ली है। मैं पहले आपको सेम शेप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेम शेप कब होगी? जब उनकी साइड्स, जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, उनका रेशियो सेम है। कैसे? देखो, मैंने पी क्यू ओवर ए बी 7/14, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 1/2 आ जाएगा। मैंने क्यू आर ओवर बी से 2/4, अगर मैं इसको कैंसिल करूं हाफ आ जाएगा। मैं आर एस ओवर सी डी 7/14 कैंसिल करूंगा, हाफ हो जाएगा। एस पी ओवर डी ए 2/4 कैंसिल करूंगा, हाफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, अगर उनकी रेशियो सेम आ रही है तो इसका मतलब ये सेम शेप है। अगर डिफरेंट आती तो शेप सेम नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूं कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स P Q R S and A B C D
आर सेम इन रेशियो, जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है इसके ये मतलब पी क्यू ए बी क्यू आर बी सी ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी सेम इन रेशियो, तो मैं यहां लिख सकता हूं पी क्यू रेशियो ए बी 1:2, क्यू आर रेशियो बी सी 1:2, आर एस रेशियो सी डी 1:2, एस पी रेशियो डी ए 1:2। इन सबकी रेशियो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या ही है, सेम। Hence, we can say that the two rectangles are same in shape। क्योंकि सिमिलर के लिए क्या जरूरी है कि इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अगर उनकी रेशियो सेम आ गई तो इसका मतलब वो सेम शेप के हैं, और अगर वो सेम शेप के हैं इसका मतलब वो सिमिलर हैं, क्योंकि इसमें एरिया इक्वल आए या ना। मैं इसका एरिया निकालूंगा, इसका एरिया आएगा 7 इंटू 2 14 और इसका आएगा 14 इंटू 4 56। तो जो 56 इसका आ रहा है और 14 इसका आ रहा है, एरिया नेसेसरी नहीं है कि वो सेम आए या डिफरेंट आए। मैं यहां लिख सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, फॉर्मूला होता है एल इंटू बी 7 इंटू 2 14। तो इस वाले का जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 14, और मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी एल इंटू बी 14 इंटू 4 56। तो इसका जो एरिया आ रहा है वो 56 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स सिमिलर फिगर्स या शेप के लिए मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया है कि शेप सेम आए। शेप सेम आने का मतलब है कि दिखने में वो सेम हो, उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आ जाए तो वो सिमिलर होंगी। लेकिन एरिया क्या लिखा है, नॉट नेसेसरली सेम साइड, मतलब जरूरी नहीं है कि एरिया सेम आए। सेम आ जाए तो भी सिमिलर हो सकती है, सेम ना भी आए तो भी सिमिलर हो सकती है, इसकी कोई जरूरी नहीं है। यहां पे स्टूडेंट्स हम सेम साइज लिखेंगे, यहां पर जो शेप है वो सेम आए और सेम के लिए कोरेस्पॉन्डिंग साइज की रेशियो सेम आ जाए इसकी तरह। बाकी एरिया सेम आए, मतलब एरिया क्या होता है साइज, साइज सेम आए या ना इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सेम शेप का टॉपिक। अब हम करने वाले हैं सेम साइज। तो उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको सेम शेप के बारे में बताया। सेम शेप मतलब क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आए, मतलब सेम आए, कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड की रेशियो है वो सेम अगर आए तो सेम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेम साइज का क्या मतलब है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता सेम साइज। सेम साइज मतलब सेम एरिया। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, मैंने दूसरा रेक्टेंगल लिया, यहां पर मैं ले रहा हूं ए बी सी डी, यहां ले रहा हूं पी क्यू आर एस। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेक्टेंगल ये है, रेक्टेंगल ये है, मैं यहां ले रहा हूं 5 4 5 4, और स्टूडेंट्स इसकी साइड में ले लेता हूं 5 4 5 4। स्टूडेंट्स इसमें सिमिलर फिगर के लिए क्या कंडीशन है कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आ जाए। करके देखो, अगर मैं ए बी के नीचे पी क्यू रखूं तो 5/5 कट के 1:1,
अगर मैं BC के नीचे QR ले लूं 4/4 1:1। अगर मैं CD के नीचे RS ले लूं 5/5 1:1 आ जाएगा ये भी। और लास्ट में मैं DA के नीचे SP ले लूं तो 4/4 1/1 1:1। तो देखो इस इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशियो तो सेम आ गई। रेशियो सेम आते ही मुझे क्या मिल गया कि ये फिगर सेम है, शेप इनकी सेम है। अब मुझे निकालना है एरिया, मतलब सेम साइज। सेम साइज मतलब मैं लिखता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD L इंटू बी 5/4 20। अब मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS L इंटू बी 5/4 इज इक्वल टू 20। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का जो एरिया है वो 20। इसका मतलब इनका साइज सेम है। 20 का एरिया आ रहा है तो दोनों का साइज सेम है। दोनों का साइज सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है, तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगल ABCD एंड PQR हैव सेम एरिया, या हम कह सकते हैं और सेम साइज। इनका साइज क्या है दोनों का सेम, और क्या कह सकते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स ABCD and PQRS are in same ratio। दोनों की रेशियो क्या है सेम, तो इसके लिए हम कह सकते हैं दे आर सिमिलर फिगर्स। क्या कह सकते हैं दे आर सिमिलर फिगर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बता दिया है कि सेम साइज का मतलब सेम एरिया, दोनों का एरिया अगर सेम आ गया तो साइज सेम है, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आ गई तो इसका मतलब ये सिमिलर फिगर्स हैं। स्टूडेंट्स अब हमें बताना है कॉन्ग्रुएंट के बारे में। तो यही जो मैंने एक्सप्लेन करा है यही कॉन्ग्रुएंट में आएगा। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन चेंज होगी तो मैं इसको लिखे रहने दूंगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट मुझे बताना है तो रिजल्ट का मैं रफ करूंगा। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि सिमिलर शेप्स कौन से होते हैं। सिमिलर शेप्स के लिए हमने सीखा कि दो शेप जो हमें दे रखी है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स AB, इसके नीचे आए PQ, ऐसे BC इसके अपॉन में आए QR, और CD इसके अपॉन में आए RS, और DA इसके अपॉन में आए SP। अगर इनकी रेशियो सेम आती है, एरिया सेम आए या ना आए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक का एरिया आया था 14 और एक का एरिया आया था 56। अब उसमें एरिया तो सेम नहीं था लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो थी वो सेम थी, तो सिमिलर फिगर थी। दूसरा इसमें एरिया भी सेम आ गया और रेशियोज भी सेम आ गए, तो ये सिमिलर है। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, ये वाला साइन किसका होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। 9th क्लास में हमने बहुत अच्छे से करा है। कॉन्ग्रुएंट दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है ये आप कैसे बताओ, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए एक डेफिनेशन है वो मैं लिखवा रहा हूं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या फिर शेप्स आर द फिगर्स और शेप्स which have same shape। ध्यान से देखेंगे, सेम शेप एंड सेम साइज। साइज मतलब सेम एरिया। शेप सेम होनी चाहिए, और शेप सेम है वो कैसे पता लगेगा, वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से पता लगेगा।
सेम साइज कैसे पता लगेगा, उनका एरिया फाइंड आउट कर लो, उससे पता लगेगा। अगर किन्हीं भी दो शेप, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक स्क्वायर लिया ए बी सी डी, इसको मैंने लिया 10 10 10 10, और मैंने यहां दूसरा लिया पी क्यू आर एस, और इसको भी मैंने लिया 10 10 10 10। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं ए बी के नीचे पी क्यू, बी सी के नीचे क्यू आर, सी डी के नीचे आर एस और डी ए के नीचे एस पी रख दूं, तो इसका मतलब रेशो सेम आएगी, 1:1। अगर रेशो सेम आ गई तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, सेम शेप हो जाएगी। मैं कर देता हूं, मैं ए बी के नीचे पी क्यू 10/10, 1:1 आ गई। मैं बी सी के ओवर क्यू आर 10:10, 1:1 आ गई। सी डी ओवर आर एस 10/10, 1:1 आ गई। डी ए ओवर पी एस 10/10, 1:1 आ गई। तो इसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशियोज क्या आ गई, सेम। और रेशियो सेम आने का मतलब है कि ये जो दोनों शेप हैं ये सेम शेप है। अब सेम साइज के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं निकाल देता हूं एरिया ऑफ ए बी सी डी, 10 × 10 कितना आएगा 100। मैं निकाल देता हूं एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, 10 × 10 100। दोनों का एरिया क्या है सेम, इसका मतलब साइज भी सेम है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी सेम है। तो ये जो दोनों एग्जांपल हैं ये किसके हैं, कॉन्ग्रुएंट के। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, छोटी सी लाइन हम ये लिखने वाले हैं, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर इन सेम रेशो, 1:1। सेम रेशो है जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, और बोथ हैव सेम एरिया, सेम साइज कह लो आप या फिर एरिया कह लो आप, जो कि हमारा 100 आया था। अब इन दोनों की जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशियो सेम आ गई है, एरिया सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या कह सकते हैं हम, दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और शेप्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कॉन्ग्रुएंट का और सिमिलर का। इतना आप नोट डाउन करें, मैं एक बार और कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि कब कॉन्ग्रुएंट होगा, कब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, कब सिमिलर होगा, कब सिमिलर नहीं होगा विद एग्जांपल। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको दो शेप कब सिमिलर हैं कब नहीं है, तो सिमिलर शेप्स मैं आपको शॉर्ट्स में करा रहा हूं, which have same shape, point 1, not necessarily same size। जरूरी नहीं उसका साइज सेम है, तो मैंने नंबर 1 मैंने स्क्वायर लिया ए बी सी डी, ये है 4 4 4 4, और दूसरा मैंने लिया 8 8 8 8 पी क्यू आर एस, और मैं यहाँ लिख देता हूँ congruent shapes और फिगर्स। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ फिगर्स। स्टूडेंट्स which have point 1 same shape, same size means area।
मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हम एग्जांपल इसको ए मान लेते हैं, इसको मैं बी दे देता हूँ। मैंने लिया सर्कल 1, सर्कल 2, इसका रेडियस दिया मैंने 10, इसका रेडियस दिया मैंने 10। देखो स्टूडेंट्स, सिमिलर शेप के लिए एरिया सेम आए या ना आए जरूरी नहीं है। इसका अगर मैं एरिया ए बी सी डी का निकालूं तो 16 आएगा, और एरिया पी क्यू आर एस का निकालूं तो 64 आएगा। तो मैं कह सकता हूं साइज नॉट सेम। साइज तो सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं इनके रेशो निकालूं, रेशो ए बी ओवर पी क्यू, बी सी ओवर क्यू आर, सी डी ओवर आर एस, डी ए ओवर एस पी, तो इनकी रेशो 4/8, 1/2, 1/2। तो इन सबकी रेशो क्या आ रही है? सेम। मैं लिख सकता हूं सेम रेशो 1/2। तो यही तो है हमारे पास सिमिलर फिगर्स के लिए एरिया सेम आए या ना आए, साइज सेम आए या ना आए, लेकिन रेशो सेम आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी पी क्यू आर एस सिमिलर फिगर्स हैं। यहां पे क्या है, शेप सेम होनी चाहिए, एरिया सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो सेम शेप, अगर मैं बात करूं इन सर्कल के एरिया की या फिर साइज की, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब दोनों कंडीशंस क्लियर हो रहे हैं, एरिया भी सेम, शेप भी सेम। तो कह सकते हैं हम दे आर कंग्रुएंट। और यहां पर क्या कह सकते हैं हम, दे आर सिमिलर बट नॉट कंग्रुएंट। ये वाले दोनों सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि सेम साइज आना चाहिए, लेकिन इसमें साइज डिफरेंट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, सेम रेशियो आई है पर एरिया डिफरेंट आया है, तो ये दो एग्जांपल नॉट कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इसमें सेम शेप है और एरिया सेम है। एरिया अगर सेम नहीं भी होगा, बस हमें तो शेप देखनी है, तो हम कह सकते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं और सिमिलर भी हैं। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस के मन में डाउट आएगा कि सर कब शेप कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, तो ये वाला है कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। कब सिमिलर नहीं होंगी, तो मैं यहां लिख देता हूं एग्जाम्पल, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर एंड नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको एक सर्कल लूं और एक ए बी सी डी स्क्वायर ले लूं। शेप क्या है, इनकी शेप सेम है ही नहीं, क्या लिखेंगे हम, शेप नॉट सेम। इनकी शेप सेम है ही नहीं, और जब सेम जो शेप है वही सेम ना हो तो नॉट कॉन्ग्रुएंट। यहां पर भी अगर शेप सेम ना हो तो नॉट सिमिलर। तो ये एग्जांपल हमारे पास ऐसा है, ऐसा एग्जांपल है हमारे पास ये, जो ना तो सिमिलर है ना ही कॉन्ग्रुएंट है। और जो सिमिलर हो पर कॉन्ग्रुएंट ना हो, तो ये एग्जांपल है। ये सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कह सकते हैं हम कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सबके सब सिमिलर तो होंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर में एरिया मायने नहीं रखता। तो मैं लास्ट में आपके लिए छोटी सी लाइन लिख रहा हूं, यहां लिखूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए। all congruent figures or all congruent figures are similar। मतलब जितनी भी congruent figures होंगी, देखो ना ये congruent है तो सिमिलर भी है, जितनी भी congruent होंगी वो सिमिलर तो होंगी, बट
but all similar figures are not congruent figures. स्टूडेंट्स, जितनी भी सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, तो कुछ हो भी सकते हैं लेकिन सभी नहीं होंगे, पर सभी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होंगे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन। मैं आपके लिए बोर्ड पे 4 क्वेश्चंस देकर जा रहा हूं। आपने मुझे कमेंट में उनका आंसर्स बताना है कि कौन कॉन्ग्रुएंट है, कौन सिमिलर है, कौन दोनों है, कौन दोनों नहीं है। तो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं जिनको आपको मुझे आंसर देना है कमेंट में। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए दिया है, फाइंड आउट विच वन सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, बोथ या नन। आपने इन 3 में से मुझे बताना है कि जो ए है, बी है, सी है, इनमें से कौन सा है कि ये कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, क्या दोनों है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट सिमिलर दोनों है, या कुछ भी नहीं है, ना कॉन्ग्रुएंट ना सिमिलर। आपने मुझे बताना है कमेंट में, आके मुझे आंसर्स देने हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगा आपको। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैंने कंडीशंस आपके लिख रखे हैं, सिमिलर हो जिनका शेप सेम हो पर साइज मैटर नहीं करता, कॉन्ग्रुएंट हो शेप भी सेम हो और साइज मतलब एरिया भी सेम हो। तो 3 क्वेश्चन है, इनको आप करोगे और मुझे कमेंट में इनके आंसर्स दोगे।